everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And today we are going to start with a topic green chemistry and nanochemistry. This is topic number 16 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th. The topics to be covered in this chapter are Introduction, Sustainable Development, Principles of Green Chemistry, the role of green chemistry, Introduction to nanochemistry, characteristic features of nanoparticles, synthesis of nanoparticles, history of nanotechnology, applications of nanomaterials, nanoparticles and nanotechnology. And let's begin today with this new topic. So first question is, can you recall? What do you mean by environment? Environment मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट मतलब वो सराउंडिंग या कंडीशन होता है जिसमें कोई पर्सन, एनिमल या प्लांट जी सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं. उस सराउंडिंग या कंडीशन को ही एनवायरनमेंट कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो एनवायरनमेंट को बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन एक्टिविटी. ये सारे फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट को या सराउंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन मतलब होता है हार्मफुल मटेरियल का एनवायरनमेंट में इंट्रोडक्शन. कोई ऐसा मटेरियल एनवायरनमेंट में मिक्स होना जो एनिमल, प्लांट या ह्यूमंस किसी के लिए भी हार्मफुल हो, उसे पॉल्यूशन कहेंगे. और उस हार्मफुल मटेरियल को पॉल्यूटेंट कहेंगे. और ये पॉल्यूशन होता क्यों है? क्योंकि ये जो नेचुरल अकरिंग वॉल्केनिक ऐश है या इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला गंदा सा पानी या वेस्ट या धुआं, ये सारे जो है रीज़न है पॉल्यूशन के लिए. तो पॉल्यूशन दो टाइप का है, मैन मेड या नेचुरल. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करें तो मेजर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन. एक और न्यू पॉल्यूशन है जो हम इंट्रोड्यूस हो गया है अब, वो है साउंड पॉल्यूशन. तो ये 4 मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस है. अब हम मूव करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की ओर. केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस का, क्योंकि इसने हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे डेवलपमेंट लाए हैं. केमिस्ट्री के वजह से हमारा लाइफ जीने का तरीका ही चेंज हो गया है. प्लास्टिक का इन्वेंशन लाइफ को इजी बना रहा है. बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स और केमिकल्स के इन्वेंशन से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो है इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन. बहुत सारे मेडिसिन्स की वजह से हमारी लाइफ बच रही है, बट इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है एक्चुअली, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है. एनर्जी क्राइसिस भी हो रहा है, क्योंकि उतने सारे पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी कम पड़ रहा है. और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है. और ये सारे रीजंस की वजह से अब बहुत सारे मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे हैं. और ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स एक्चुअली बहुत भयंकर रूप ले चुके हैं इस 21st सेंचुरी में. यदि हमको इस प्रॉब्लम्स को कम करना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से होने वाला पॉल्यूशन, एनर्जी क्राइसिस,
ये सारे प्रॉब्लम्स को यदि हमको कम करना है तो हमें ग्रीन केमिस्ट्री की ओर बढ़ना होगा, ग्रीन केमिस्ट्री का हाथ थामना होगा। ग्रीन केमिस्ट्री ही हमारे जो है ये पॉल्यूशन के और एनर्जी क्राइसिस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और हमारे आने वाले जनरेशन को एक बहुत सुंदर अर्थ दे सकती है। ग्रीन केमिस्ट्री का अप्रोच एक्चुअली इसलिए ही है कि हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, बट हज़ार्डस इफ़ेक्ट जो हो रहा है एनवायरनमेंट में ह्यूमन हेल्थ पे वो मिनिमाइज हो जाए। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्यों स्टडी करना है हमें? जिससे हमें मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिले और मिनिमम हज़ार्डस इफ़ेक्ट मिले। और ये ग्रीन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट एक्चुअली पॉल टी एंटिस ने इंट्रोड्यूस किया था। ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ जाए तो ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटल कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances। तो ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली किस चीज़ के लिए वर्क करता है? तो ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो पॉल्यूशन प्रिवेंशन की तरफ वर्क करता है, जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो, केमिकल प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस हम कम से कम यूज़ करें, जिसकी वजह से कम हजार्डस वेस्ट मटेरियल इस इन्वायरमेंट में आकर मिले। अब हम मूव करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली वो डेवलपमेंट है जो हमारे आज की ज़रूरतों को पूरा करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कि फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत को कोई अफेक्ट हो। मतलब हमें इस तरह से डेवलप होना है कि हमारी आज की जनरेशन का सारी ज़रूरतें पूरी हो, बट हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सब सोच के उनके लिए भी एनवायरनमेंट प्योर और क्लीन रखें। Sustainable development has been continued to evolve as the protecting the world's resources। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली वर्ल्ड्स के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप हो रहा है कि फ्यूचर जनरेशन, आने वाले जनरेशन को भी हक से उतना ही सब कुछ मिले जितना हमें आज मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के बेसिकली 12 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यदि इन्हें ठीक से फॉलो किया जाए तो हम सारे पॉल्यूशन और एनर्जी क्राइसिस के प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। जो पहला जो है आपके प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में से फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स। हमें वेस्ट या बाई प्रोडक्ट कम से कम बनाना है। कोई भी केमिकल सिंथेसिस में या कोई भी रिएक्शन में या कोई भी इंडस्ट्री में वेस्ट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स बनने ही हैं। वो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि वो बनने के बाद हम उसे साफ कैसे करेंगे, वो वेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, वो वेस्ट का हम क्या करेंगे, बट हमें ऐसे पहले सोचना है कि हम उस वेस्ट को बनने से कैसे रोकेंगे। इसका इलिस्ट्रेशन देना हो तो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का JWT भी कहते हैं, दैट इज ज़ीरो वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो है ZWT टर्म वो एक्चुअली केमिकल सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी ज़ीरो और मिनिमम। आप ऐसा केमिकल सिंथेसिस कीजिए, आप ऐसा कोई रिएक्शन कीजिए जिसमें ज़ीरो या कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट बने। जैसे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। वेस्ट प्रोडक्ट बनने के बाद तो हम इसका इलाज ढूंढने ही वाले हैं कि कैसे वो वेस्ट प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रॉय करें, उसको एनवायरनमेंट में कोई अफेक्ट करने से रोकें, बट उससे बेटर क्या होगा कि हम वेस्ट प्रोडक्ट को बनने से ही रोक दें। इट ऑल्सो एम्स टू यूज बेस्ट प्रोडक्ट जो बनने वाला है। सपोज हमने बहुत कोशिश कर लिया कि वेस्ट प्रोडक्ट ना बने, बट वो बन गया, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम दूसरे कोई सिस्टम के स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ करना सीख लें। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे बॉटम ऐश होता है, जो थर्मल पावर स्टेशन में बॉटम ऐश बनता है। थर्मल पावर जब बन जाता है तो नीचे ना एक ऐश बच जाता है, उसको बॉटम ऐश कहते हैं।
ये ऐश एक वेस्ट मटेरियल है थर्मल पावर स्टेशन का। यदि हम इसको एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो ये वाटर एयर पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। बट यदि इस वाटर ऐश को हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट या ब्रिक इंडस्ट्री के लिए यूज़ करें तो हम अपना वेस्ट मटेरियल को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं, जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए एक इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल को हम दूसरी इंडस्ट्री का स्टार्टिंग मटेरियल बना सकते हैं। जो इफ्लुएंट कम बाहर आता है बाय क्लींजिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स, मतलब जो आप कंपनी से इतने बड़े उनके पास जितने बड़े बड़े मशीन्स हैं उनमें से आने वाला जो मशीन्स को आप धोते हो तो उसमें से जो आने वाला इन्फ्लुएंट है, यदि उसको यूज़ किया जाए थर्मल पावर स्टेशन के मशीन को कूल रखने के लिए कूलेंट वाटर की तरह, तो वो वाटर जो मशीन के वेस्ट वाटर के रूप में आ रहा था, जो नदियों को और हमारे वाटर रिसोर्सेज का पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता था, अब वो किधर का कूलेंट वाटर यूज़ होके वो हम उसका वेस्टेज स्टॉप कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वेस्ट बनने से स्टॉप कर सकते हैं, बाय प्रोडक्ट बनने से स्टॉप कर सकते हैं, या फिर बन भी जाए तो उसे दूसरे इंडस्ट्री के स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एटम इकोनॉमी हमें बताता है कि हम स्टार्टिंग में कितना एटम यूज़ कर रहे हैं तो फाइनल हमें प्रोडक्ट में कितना एटम मिल रहा है। उस परसेंटेज बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग के एटम से हमने प्रोडक्ट यूजफुल प्रोडक्ट का कितना एटम बना लिया और कितना वेस्ट प्रोडक्ट आया। तो एटम इकोनॉमी का डेफिनेशन देखा जाए तो इस तरह से है, एटम इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स from the starting material that are present in the useful product at the end of the chemical process। तो आपको सपोज कोई रिएक्शन दिया है कि x से y बनाओ, तो x में कितने एटम्स हैं वो काउंट कर लीजिए, y में कितने एटम्स हैं वो काउंट कीजिए, उन्हें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको परसेंट एटम इकोनॉमी मिलेगा। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टार्टिंग मटेरियल आप कितनी इफिशियंसीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं और कितना आपको वेस्ट मिलेगा। तो परसेंट एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन। तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेट को आपको किससे डिवाइड करना है? सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स जो उस रिएक्शन में यूज हुआ है इनटू 100। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, सपोज आपको ब्यूटेन 1 ओल को 1 ब्रोमोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, तो उसका रिएक्शन क्या है? ब्यूटेन 1 ओल ट्रीटेड विथ NaBr प्लस H2SO4 वो देता है 1 ब्रोमोब्यूटेन प्लस NaHSO4 प्लस वाटर। इसका परसेंट इकोनॉमी निकालना है आपको, तो आपको पहले मास ऑफ 1 ब्यूटेनॉल लेना होगा जिसमें 4 कार्बन है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन, 3 + 2 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया आपके 9 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन। ठीक है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट का पहले आपको लिखना है, इसलिए मैं यहाँ से काउंट करूँगी 1 2 3 4 कार्बन है और आपके पास 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है। अब उसको डिवाइड करना है आपको बाय दी सम फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। देखो यहाँ वर्ड क्या है, ऑल रिएक्टेंट्स। जब आप प्रोडक्ट का आप ऐड करोगे तो आपको सिर्फ डिजायर्ड प्रोडक्ट ऐड करना है। मुझे 1 ब्रोमोब्यूटेन चाहिए था तो इसलिए मैं सिर्फ उस प्रोडक्ट का ही ऐड करूँगी यहाँ पे मास, ना कि बाकी के अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट का। बट रिएक्टेंट में सारे रिएक्टेंट्स के जो है मास ऐड करने हैं, तो सारे आप ऐड करोगे तो प्रोडक्ट का है 137, रिएक्टेंट का है 275। अब इसको इंटू 100 करो तो आपको मिलता है 49.81%। मतलब ये सारे रिएक्टेंट को साथ में मिलाने के बाद हमें कितना अपना प्रोडक्ट मिल रहा है जो हमें इम्पॉर्टेंट है, वो 49.81% प्रोडक्ट, बाकी सारा वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है। और ये एटम इकोनॉमी हमें वेस्ट प्रोडक्ट बनाने में रिडक्शन, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसे रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है ये कैलकुलेशन, और ये बता सकता है कि हम कितनी इफ़िशिएंटली एक स्टार्टिंग मटेरियल को दूसरे डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस।
हमें ऐसा केमिकल सिंथेसिस करना है जो कम से कम हजार्डस हो, जो कम से कम पॉल्यूटेंट क्रिएट करे, जो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे और दूसरों को अफेक्ट ना करे। तो हमें ऐसे केमिकल रिएक्शंस या सिंथेसिस बनाने हैं जो एक्चुअली बहुत सेफ हो। वो सेफ किस लैंग्वेज में हो कि वो हजार्डस वेस्ट ना बनाए, वो कुछ पॉल्यूटेंट ना बनाए, वो कोई न्यू डिजीज को ना क्रिएट करे। इसका इलिस्ट्रेशन देना है तो पहले एक्चुअली कुछ सालों पहले डीडीटी यूज़ किया जाता था। डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ये डीडीटी एक्चुअली एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड था। कुछ सालों पहले एक्चुअली मलेरिया टाइफाइड ये वाले मस्कीटोज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और इसलिए उस समय डीडीटी का इन्वेंशन हुआ था, जिसके स्प्रे की वजह से ये मस्कीटोज और ये वायरसेस और बैक्टीरिया किल हो रहे थे और ये डिजीज पे कंट्रोल आ गया था। बट धीरे धीरे ये इन्वायरमेंटलिस्ट ने फाइंड आउट किया कि डीडीटी एक्चुअली लिविंग बींग्स के लिए, जो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, उनके लिए बहुत हार्मफुल है। वो एक्चुअली इन्वायरमेंट में रिटेन रहता है बहुत सालों तक, मतलब बहुत सालों तक वो इन्वायरमेंट में ही रहता है और यदि वो गलती से भी ह्यूमन या एनिमल्स के कांटेक्ट में आए तो अलग अलग डिजीजेस क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से ये वाले केमिकल का यूज़ स्टॉप कर दिया गया, ये केमिकल डीडीटी को बैन कर दिया गया। इसलिए हमें ऐसे केमिकल सिंथेसिस करने हैं जो एक्चुअली बहुत सेफ हो। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। ये सिमिलर टू अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ पे हमें ऐसे केमिकल सिंथेसाइज करने हैं या ऐसा रिएक्शन करना है जिसके प्रोडक्ट भी लेस टॉक्सिक हो या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने वाले रिएक्टेंट भी स्टार्टिंग में लेस टॉक्सिक हो। तो हमें ऐसे ही रिएक्शन यूज करने होंगे जिसके स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट दोनों भी लेस टॉक्सिक हो। इसके इलिस्ट्रेशन के लिए एग्जांपल है, जो एडिपिक एसिड है वो एक्चुअली पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एडिपिक एसिड, अभी एडिपिक एसिड बनाने के लिए बेंजीन स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता था, बट कुछ सालों बाद ये पता चला कि बेंजीन कार्सिनोजेनिक है, मतलब बेंजीन से कैंसर होता है। जो ह्यूमन या जो एनिमल बहुत दिनों तक बेंजीन के कांटेक्ट में रहे उसे कैंसर होना है। तो इसकी वजह से बेंजीन एक्चुअली बैन कर दिया गया। बेंजीन कार्सिनोजेनिक तो है ही, दूसरा एक है कि बेंजीन एक्चुअली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है इसलिए वो जल्दी से वॉलेटाइल हो जाता है पेट्रोल की तरह और वो एयर में मिक्स हो जाता है, एयर को पॉल्यूट करता है। यदि वो एयर को हम इनहेल करें तो उसके साथ हम बेंजीन भी इनहेल कर रहे हैं जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल है और इसलिए बेंजीन को बैन कर दिया गया। अब हम एडिपिक एसिड बनाएंगे कैसे? तो ड्राट एंड फ्रोस्ट ने एक न्यू मेथड फाइंड आउट किया एडिपिक एसिड बनाने का, जो है इंजाइमेटिकली सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज को इंजाइमेटिकली मतलब इंजाइम्स के हेल्प से सिंथेसाइज करके उसे एडिपिक एसिड में कन्वर्ट किया गया, जो एक्चुअली इको फ्रेंडली था और वो लेस टॉक्सिक था। मतलब हमने ज़्यादा टॉक्सिक स्टार्टिंग मटेरियल को लेस टॉक्सिक स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें ऐसे केमिकल्स डिज़ाइन करने हैं या ऐसा पाथ यूज़ करना है जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल या प्रोडक्ट दोनों भी लेस टॉक्सिक हो, कम से कम टॉक्सिक हो। नेक्स्ट है यूज सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। कोई भी रिएक्शन करने के लिए हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर ऑक्सिलरी की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सिलरी मतलब ऐसे कोई मटेरियल जो स्टार्टिंग मटेरियल के साथ जुड़ जाते हैं और हमें रिएक्शन करने में, एक डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं। तो सॉल्वेंट और ऑक्सिलरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक्चुअली ये सॉल्वेंट और ऑक्सिलरी रिएक्शन होने तक ही यूजफुल है। रिएक्शन एक बार ख़त्म हो जाए तो ये एक्चुअली वेस्ट है। तो हमें सेफ मतलब कम से कम सॉल्वेंट, कम से कम ऑक्सिलरी यूज़ करना है। ऑफ कोर्स ये सबसे बेस्ट वे है। वेस्ट बढ़ाने से अच्छा स्टार्टिंग में ही आप कम से कम यूज़ करो। आप यूज़ कर भी रहे हो तो आपको ऐसे सॉल्वेंट और ऐसे ऑक्सिलरीज चूज़ करने हर स्टेप के लिए जो कम से कम टॉक्सिक हो, जो सेफ हो एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं कोई भी रिएक्शन में। इसका इलस्ट्रेशन देना है
तो ये प्रिंसिपल का मेन एम क्या है, यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी का मेन एम क्या है कि हम ग्रीन सॉल्वेंट्स यूज करें। ग्रीन सॉल्वेंट्स मतलब वाटर। वाटर सबसे बेस्ट ग्रीन सॉल्वेंट है क्योंकि वो कभी भी आपका वेस्ट मटेरियल ना बनेगा और कभी भी वो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा। दूसरा है सुपर क्रिटिकल CO2। ठीक है, यदि आप जो है CH2Cl2 या क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर रहे हैं कोई भी केमिकल सिंथेसिस के लिए, उसकी जगह आप वाटर या सुपर क्रिटिकल CO2 यूज करें तो वो ज़्यादा आपके जो ग्रीन केमिस्ट्री के फेवर में वर्क करेगा, जिससे टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। सॉल्वेंट्स का रोल ही क्या है? सॉल्वेंट का रोल ये होता है कि वो केमिकल्स को या दैट इज कोई भी रिएक्शन के लिए यूज होने वाले स्टार्टिंग मटेरियल को अपने अंदर डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना ले, जिससे रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाए। क्योंकि यदि आप दो सॉलिड को साथ में मिलाओगे और रिएक्शन करने की कोशिश करोगे तो लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दो सॉलिड वो एक दूसरे में मिक्स हो ही नहीं सकते जल्दी। बट यदि आप उसमें एक सॉल्वेंट डाल दो, एक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये दोनों भी सॉलिड्स को अपने अंदर मिला लेगा और दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट होने के लिए ईजी कर देगा। ये सॉल्वेंट का यूज़ है। और ये सॉल्वेंट मतलब ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो प्रिपेयर कर सकता है, ऐसा कोई भी सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है वाटर, क्योंकि वाटर सबसे सेफ सॉल्वेंट है। और डाइक्लोरोमीथेन बहुत ही हजार्डस। डाइक्लोरोमीथेन की बात करें तो डाइक्लोरोमीथेन एक्चुअली जो भी यूज़ करते हैं ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक वो उसके कांटेक्ट में रहे तो उन्हें कैथरेट भी हो सकता है और अपने विजन को या आईसाइट को हमेशा के लिए लूज कर सकते हैं। इसलिए डाइक्लोरोमीथेन बहुत ही हजार्डस है। एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हजार्डस है। आपको टॉक्सिक सॉल्वेंट से बहुत दूर रहना है, क्योंकि एक्चुअली वो लैब्स में कंपनीज में मिलियंस ऑफ वर्कर्स को हमेशा अफेक्ट करता है और उन्हें ऐसे डिजीजेस दे देता है जो अनक्यूरेबल है। और इसलिए इस एनवायरनमेंट को, वर्कर्स को, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं उन सबको बचाने के लिए हमें सबसे अच्छा वे है ग्रीन सॉल्वेंट की तरफ मूव होना। बहुत सारे सॉल्वेंट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और ये सॉल्वेंट्स यूज़ करके रिएक्शन होने के बाद वेस्ट होते हैं टोटली, क्योंकि वो कोई काम के नहीं होते और डायरेक्ट को फेंक दिए जाते हैं। और उनमें से कुछ सॉल्वेंट तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तुरंत एनवायरनमेंट में निकाल दिए जाते हैं। और इसकी वजह से एयर वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप ऐसे ऑल्टरनेटिव ढूंढिए कि जिससे आपको सॉल्वेंट ही यूज़ ना करना पड़े रिएक्शन में, या फिर यूज़ भी करें तो ग्रीन सॉल्वेंट यूज़ करें। और यदि आपको बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी यूज़ करना है तो कम से कम यूज़ करें, जिससे कम से कम वेस्ट सॉल्वेंट प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। केमिकल सिंथेसिस एक्चुअली डिज़ाइन किया जाता है मिनिमम यूज़ ऑफ एनर्जी के लिए। आपको केमिकल सिंथेसिस इस तरह से डिज़ाइन करना है, यदि मैंने आपको कहा कि एक्स को वाई में कन्वर्ट करो, आपको ऐसा रिएक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें कम से कम एनर्जी यूज़ हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट ढूंढना होगा। ऐसा कैटलिस्ट जो झट से आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, जिससे आपको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। या फिर आप ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्चुअली बायोलॉजिकली आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल भी नहीं क्रिएट करते और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। या फिर आप रिन्यूएबल मटेरियल यूज़ करो, जिसे आप बार बार यूज़ करके रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। इसका इलस्ट्रेशन देने के लिए है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट सबसे बेस्ट कैटलिस्ट होता है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगाई या बैक्टीरिया के फॉर्म में होता है, जो आपके रिएक्शन को कर भी देता है और वो खुद इन्वायरमेंट के लिए बहुत सेफ है। इसलिए आप ऐसे केमिकल सिंथेसिस भी कर सकते हैं जो रिफ्लक्सिंग कंडीशन में हो। रिफ्लक्सिंग कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, जिससे हीट बार बार उधर ही और सॉल्वेंट उधर ही बार बार घूमता रहता है, जिससे ना कम से कम सॉल्वेंट एक्चुअली यूज़ होता है, जिससे कम एनर्जी भी यूज़ होगा, आपकी हीटिंग सिस्टम का टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगा और
आप माइक्रोवेव हीटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे गैस आप कम से कम वेस्ट करें, और इस तरह से आप एनर्जी इफ़िशिएंट केमिकल रिएक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी की 6 प्रिंसिपल हम आने वाले वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, as usual, never let yourself be discouraged from challenges and failures. Keep your inner spark, lighten up, and don't quit. All the best. That's all for today. Thank you. Stay tuned.